Hello everyone. So welcome to another video. Uh, in this video of today, we are going to discuss five MCQs on Indian economy, and these MCQs will be based on the latest and current events which have been in the news. Uh, Comment box में just let me know that how many questions you have got right out of the five questions. Chalo, let us begin. So first question is based on this news, which was published on March 28. It says that bond yield hit 6.94% amid fears of inflation, monetary tightening, etc. So I have made a question on this. So consider the following statement regarding the bond yield. First, it is inversely proportional to the bond price. Second, it is directly proportional to the government borrowing. And third, it is inversely proportional to inflation in an economy. So ये क्वेश्चन किस पे बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड, एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. सो बॉन्ड यील्ड एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. Right. So bond yield, say, what do you understand by bond yield? So bond yield simply means uh, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. और जो आप बॉन्ड में पैसे लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स, हाउ मच रिटर्न दे आर गेटिंग, रिटर्न बोलते हैं इसको. राइट, रिटर्न. सो पहला जो स्टेटमेंट है दैट बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस में इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है. राइट, अगर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज कर रही होगी तो जो हमारा रिटर्न है, बॉन्ड यील्ड है, वो डिक्रीज कर जाएगा. राइट, सिमिलरली अगर बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज कर रही हैं तो बॉन्ड यील्ड हमारा इंक्रीज कर जाएगा. तो एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन बॉन्ड प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड. ये एक पहली बात हो गई. दूसरी, जब हम बॉन्ड यील्ड वर्सेस गवर्नमेंट बोरोइंग की बात करते हैं तो बॉन्ड यील्ड का डिटर्मिनेशन बेसिकली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स पे आधारित होगा. जैसे गवर्नमेंट बोरोइंग इज इंक्रीजिंग, तो गवर्नमेंट बोरोइंग इज इंक्रीजिंग, तो गवर्नमेंट बोरो कैसे कर रही है? थ्रू इश्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो अगर गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ रही है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनका इशुएंस बढ़ रहा है. मतलब सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द मार्केट हैज इंक्रीज्ड. तो सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट हैज इंक्रीज्ड. तो जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, मे बी डिमांड उतनी नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? जो हमारा प्राइसेस है, इस केस में जो बॉन्ड प्राइसेस है, दैट विल कम डाउन. तो हमारा बॉन्ड प्राइसेस विल कम डाउन. अगर बॉन्ड प्राइसेस कम हो रही है तो हमने क्या बोल रखा है? जो हमारी बॉन्ड यील्ड होगी दैट विल इंक्रीज. तो हमारा बॉन्ड यील्ड विल इंक्रीज. तो जो हमने गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज की, ज्यादा बोरो करेगी, तो जो रेट ऑफ रिटर्न देना होगा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके, जिसको बॉन्ड यील्ड बोल रहे हैं, दैट विल इंक्रीज. सिमिलरली इफ गवर्नमेंट बोरोइंग इज रिड्यूस्ड, तो गवर्नमेंट बोरोइंग इज रिड्यूस्ड मतलब जो सप्लाई ऑफ G6 इन द मार्केट है वो रिड्यूस हो गई, उतना बोरो नहीं कर रही है थ्रू सप्लाई ऑफ G6. तो नो, सप्लाई will reduce, supply will reduce of G6, and what it will lead to, अब इस केस में बॉन्ड प्राइसेस में इंक्रीज बिकॉज देयर इज inadequate और लेस सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो बॉन्ड प्राइसेस, उसको जो खरीदार होंगे वो बोलेंगे कि ओके, आई एम विलिंग टू बाय एट हाइयर प्राइसेस. तो बॉन्ड प्राइसेस विल इंक्रीज. If bond prices are increasing, so bond yield will reduce. Bond yield will reduce.
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट बोरोइंग। तो यहाँ गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज कर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज कर जा रही है एट द एंड, एंड गवर्नमेंट बोरोइंग इज रिड्यूस्ड, सो बॉन्ड यील्ड इज रिड्यूसिंग। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बोरोइंग और बॉन्ड यील्ड में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। So this is a statement which is also a correct statement. Similarly, जब आप inflation की बात करते हैं in the economy and its relationship with the bond yield, तो imagine कि अगर inflation बढ़ रहा होगा, then the investors who are trying to invest in the bond, वो क्या बोलेंगे? Now I want higher rate of return. बॉन्ड यील्ड मुझे ज्यादा चाहिए बिकॉज इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर रियल रिटर्न, वो बोलेंगे कि वन इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड, सो वी आर डिमांडिंग हाइयर बॉन्ड यील्ड। राइट, तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे लेट अस से बॉन्ड यील्ड वाज 6%, ठीक है, एंड इन्फ्लेशन वाज 4%, तो जो उनका नेट रियल रिटर्न आ रहा था दैट वाज 2%। ठीक है, तो वन ऑफ द केस, बट इमेजिन दिस 4% हैज नाउ इंक्रीज टू 5%। तो व्हाट दे विल से, मेरा बॉन्ड यील्ड अब थोड़ा इंक्रीज हो जाना चाहिए, लेट अस से 6% से नहीं, 6% से आई वांट 7%। तो दैट इज व्हाट, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाता है तो इन्वेस्टर्स विल डिमांड हाइयर बॉन्ड यील्ड, हाइयर रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड। सो इफ इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड, सो बॉन्ड यील्ड विल इंक्रीज। सिमिलरली जब इन्फ्लेशन कम रहता है, then the investors may demand lesser yield. They are happy with the lesser yield because उनका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो उतना कम नहीं हो रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज स्टिल लो। तो यहां पे बॉन्ड यील्ड में रिड्यूस, बॉन्ड यील्ड में रिड्यूस। ठीक है, तो यहां पे जो लिखा है स्टेटमेंट कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज इट इज नॉट इनवर्सली बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहां पे जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। ठीक है, दिस इज द न्यूज रिलेटेड विथ बॉन्ड यील्ड। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। So these are the answers. Another important news has come, जहां पे है कि RBI infuses 84,000 crore liquidity into banking system through variable rate repo. So let us see the question. So consider the following statement regarding the variable rate repo and variable rate reverse repo. Statement 1 क्या कह रहा है? It says that VRRR is used by RBI to absorb surplus liquidity from the banking system, while VRR is used to inject liquidity in the banking system. All right. Second, the main operation used by RBI for managing short-term liquidity is 14-day variable rate repo and variable rate reverse repo. तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है which of the statement given above is are correct. तो जब आप रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, राइट, तो रेपो रेट इज यूज्ड टू इंजेक्ट लिक्विडिटी. इट इज द रेट एट विच बैंक्स आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम द आरबीआई थ्रू द कोलेट्रल बाय गिविंग द कोलेट्रल. यहां पे जो हम रेपो रेट की बात करते हैं तो ये फिक्स्ड रेपो रेट है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है, which is usually determined by our monetary policy committee. जो fixed reverse repo rate रहता है that is determined by monetary policy committee. Similar is the case with reverse repo rate. Reverse repo rate क्या है?
It is the rate at which banks are able to park their excess fund with the RBI, and in return RBI give them the collateral. So रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में कोलेट्रल की आवश्यकता होती है. इट इज यूजली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. बट जब हम वेरिएबल रेपो रेट या वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, तो देयर वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. ऑलराइट, वो मार्केट डिटरमिन्ड वैल्यू होती है. और वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है? थ्रू ऑप्शन. थ्रू ऑप्शन, ठीक है, थ्रू ऑप्शन. तो जो पहला स्टेटमेंट है कि वी ट्रिपल आर इज यूज्ड बाय आरबीआई टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी, यस, एंड फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, while VRR is used to inject liquidity in the banking system. So it is a correct statement. Alright. फिक्स्ड रेपो रेट एंड वेरिएबल रेपो रेट में क्या डिफरेंस होगा? मैकेनिज्म का टू डिटरमिन द रेट. फिक्स्ड रेपो रेट में डिटरमिन्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड इट इज फिक्स्ड. वेरिएबल में इट इज डिटरमिन्ड थ्रू ऑक्शन. ऑलराइट, वैल्यू जो डिटरमिन करते हैं वो ऑक्शन के थ्रू डिटरमिन करते हैं. सेकेंड जो अब बोल रहा है, द मेन ऑपरेशन यूज्ड बाय आरबीआई फॉर मैनेजिंग द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. तो अगर आपने देखा होगा कि आरबीआई हैज रिलीज्ड अ रिवाइज्ड गाइडलाइन ऑन लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. ऑलराइट, तो यहाँ पे इट वाज अर्लियर 14-day वेरिएबल रेट रेपो एंड वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, ये अर्लियर था. अब इसको चेंज करके 7 days की बात कह रहे हैं कि 7-day variable rate repo and 7-day variable rate reverse repo will be the main operating tool which will be used by RBI for managing the short term liquidity. इसका क्या मतलब होता है जब हम बोलते हैं मैनेजिंग द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी? तो जब आप LAF कॉरिडोर देखते हैं, ऑलराइट, यहाँ पे रेपो रेट रहता है. एट द टॉप ऑफ LAF कॉरिडोर जो फ्लोर होता है, सॉरी सीलिंग होती है, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. और यहाँ पे जो फ्लोर होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. तो आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी एक्टिवेट करता है वो चाहता क्या है? जो हमारा वेटेड एवरेज कॉल रेट है दैट शुड अलाइन विद द रेपो रेट, यही वो चाहता है. और इसी को अलाइन करने के लिए वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या वेरिएबल रेट रेपो या वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो वगैरह यूज करता है. दिस इज हाउ द थिंग इज. ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे ए ओनली, वन ओनली हो जाएगा. ऑलराइट, ए ओनली. Okay, let us move to the next question. Next question is from this news. Stock slumps 2%, rupee breaches 94 per dollar as foreign investors rush to safe haven. You might be seeing what is happening. The West Asian crisis जो अभी चल रहा है, उसकी वजह से investors are moving towards the safe havens in the sense कि उस इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगाना चाह रहे हैं जहां पे रिस्क में भी लेस बट रिटर्न में भी ज्यादा. तो अभी सेफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए जा रहे हैं रादर देन गोइंग फॉर द ग्रोथ वेंचर्स. लेट अस सी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन यूएसए एंड ईरान. ठीक है, पहला है, ड्यूरिंग जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वेस्टर्स ऑफन मूव मनी फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू इक्विटीज. स्टेटमेंट 1. सेकेंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड में इंक्रीज ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. एंड थर्ड, बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन में हैपन. और आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो इमेजिन जैसे यू आर एन इन्वेस्टर, तो वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है? या तो आप स्टॉक्स या इक्विटीज में पैसे लगाते हो या फिर आप बॉन्ड में पैसे लगाते हो. ठीक है, इक्विटीज या बॉन्ड. बॉन्ड में यू गेट कूपन रेट या इंटरेस्ट. ऑलराइट, एंड इक्विटीज में जब आप पैसा लगाते हैं तो एज द प्राइसेस मूव अप यू मेक कैपिटल गेन्स. दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क.
जब आप इक्विटीज और बॉन्ड में पैसे लगाते हो, जो कि एक इन्वेस्टर्स लगाता है। बट ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड, ठीक है, जब क्राइसिस पीरियड आता है, यूजली व्हाट विल बी सीन इज दैट द इन्वेस्टर्स यूजली मूव देयर मनी फ्रॉम इक्विटीज टू बॉन्ड्स, बिकॉज बॉन्ड्स में रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो फिक्स है। ऑलराइट, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, बट इक्विटीज के केस में ऐसा नहीं होता। इक्विटीज के केस में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का आउटलुक अच्छा है, तो उसके शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, बट लेट अस से ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड, जैसा अभी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो शेयर प्राइसेस में फॉल, तो आपका लॉस हो सकता है। दैट इज वाई यूजली इन केस ऑफ क्राइसिस, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे ट्राई टू मूव टू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो कि सेफ एंड सिक्योर है, एंड दैट इज वाई वो इक्विटीज से अपना पैसा निकाल के यूजली वो बॉन्ड्स में लगाते हैं। यूजली दे पुट इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकॉज दे आर मोस्टली सेफ एंड सिक्योर, और वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिचुएशन। तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है कि ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वेस्टर्स ऑफन मूव मनी फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू इक्विटीज, तो ये दिस इज अ फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज यूजली जो दे ट्राई टू मूव देयर मनी फ्रॉम equities to government bonds because they are looking for safer investment option. Second, corporate bond yield may increase. So yes, during the crisis period, जब corporate will try to raise money by issuing the bonds, तो उस समय बिकॉज क्राइसिस पीरियड रहता है, तो इन्वेस्टर्स विल से दैट ओके वी विल सब्सक्राइब टू योर बॉन्ड इफ यू आर ट्राइंग टू ऑफर हायर rate of return. So bond yield may increase during this period. So this is a correct statement. This is a correct statement because investors will be mostly moving towards the safe and secure investment. All right. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे या हाईली बहुत हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उसमें करेंगे, बिकॉज अदर जो भी है, ऑलराइट, जो भी पैसे रेज करना चाहेंगे उनके लिए कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड विल इंक्रीज बिकॉज बॉन्ड यील्ड में इंक्रीज। थर्ड जो हम कह रहे हैं, बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन में हैपन। तो बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट ऑन शॉर्ट टर्म bonds, all right, it is higher than interest rate on long term bonds. इस केस में हम देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग क्राइसिस, जब बहुत ज्यादा क्राइसिस हो सकती है, देन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर नॉट वेरी मच हैप्पी कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फोरसी द लॉन्ग टर्म। तो अभी क्या होगा, पीपल विल डिमांड कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का ही हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फोरसी द लॉन्ग टर्म, एंड लॉन्ग टर्म हैज बिकम वेरी मच रिस्की। ऑलराइट, तो वो हम उसमें पैसे ही नहीं लगा रहे और शॉर्ट टर्म में ही लगाना है, एंड इवन इन शॉर्ट टर्म वी आर डिमांडिंग हायर रिटर्न। तो ये जो एक सिचुएशन होती है विच में हैपन ड्यूरिंग द क्राइसिस, इसी को कहते हैं बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन। और यूजली ये जब हो जाता है तो इसके बाद रिसेशन की आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हियर द करेक्ट ऑप्शन यहां पे हम देखेंगे तो इट विल बी 2 and 3, 2 and 3। ठीक है, चलो लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ पे विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड बात हो रही है। अरे अभी रिसेंटली अगेन विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया है, तो ठीक है एक बार देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो विद द रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ विंडफॉल टैक्स इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ targeted levy on companies that have experienced a sudden massive surge in profit due to external factors.
India introduced the tax in 2022, and the third statement is the rate of tax are fixed by statute and cannot be changed without parliamentary approval. ठीक है, एंड आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. तो वंस यू सी कि विंडफॉल टैक्स का क्या मतलब होता है, तो विंडफॉल का यूजली मतलब होता है कि विंडफॉल, तो विंडफॉल जैसे आपको विंडफॉल गेन हो गया, सो यू हैव गेन्ड समथिंग विदाउट यू एक्चुअली वर्किंग फॉर इट. ठीक है, जैसे नो लॉटरी लिया था, लॉटरी निकल गई, तो ये आप एक काइंड ऑफ विंडफॉल गेन हो गया आपको. ऑलराइट, सिमिलरली जैसे अभी देखा जाए, अभी की सिचुएशन में क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द टेंशंस इन द वेस्ट एशिया, द ऑयल प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो जो भी रिफाइनरीज है इंडिया में हु आर विच आर प्रोड्यूसिंग ऑयल, अब ऑयल प्राइसेस हैज इंक्रीज, तो उनका प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड सब्सटैंशियली. और यहां पे कंपनी ने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है. दिस प्रॉफिट हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपनी तरफ से कोई प्रोडक्टिविटी गेन किया है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद ये गेन हो रहा है. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो ये जो विंडफॉल गेन हो रहा है, इसी पे सरकार जो टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ टारगेटेड लिवाई ऑन कंपनीज दैट हैव एक्सपीरियंस्ड अ सडन massive surge in profit due to external factors. So windfall tax is this only. So it is a correct statement. India introduced the windfall tax in 2022. Yes. नो, जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था इन फरवरी 2022, तो उसके बाद भी द प्राइसेस ऑफ crude oil has increased, and after that Indian government has introduced the windfall tax to the oil marketing companies. ठीक है, उनके ऊपर लगाना चालू किया था. Third statement, the rate of tax are fixed by statute and cannot be changed without the parliamentary approval. तो ऐसा नहीं है. This is a wrong statement. It is only done by the executives only. ठीक है, तो सरकार एवरी फोर्टनाइट पे सीइंग की प्राइसेस के मूवमेंट क्या है, विंडफॉल टैक्स का रेट वगैरह चेंज करती है. ठीक है, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ पे विच इज द फाइनल आंसर हियर, तो 1 and 2, दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि गवर्नमेंट आस्क्ड आरबीआई टू टारगेट रिटेल इन्फ्लेशन एट 4% टिल मार्च 2031. ऑलराइट, तो 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या रहेगा, दैट इज 4 ± 2%. तो लेट अस सी द क्वेश्चन. Consider the following statement regarding the flexible inflation targeting framework in India. Statement 1 says that the inflation target is decided by Monetary Policy Committee. And second, India has now adopted core inflation as an underlying inflation for flexible inflation targeting. ठीक है, तो these are the two statements. आपको बताना है which of the following is correct. तो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है कि द इन्फ्लेशन टारगेट इज डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बिकॉज जो टारगेट होता है अंडर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, जो टारगेट होता है दैट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई. इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई. ठीक है, तो फाइनल अप्रूवल किसकी आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एंड कंसल्ट करती है आरबीआई से. तो यही जो अभी 1 अप्रैल 2026 से जो 31 मार्च 2031, राइट, यहां तक का जो है 2031 तक का, अब वो बोल दिया गया है 4 ± 2% है. दैट इज द थिंग. तो एवरी 5 years के लिए गवर्नमेंट डिसाइड्स की टारगेट क्या रहेगा. ठीक है, और यहीं पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमारा पॉलिसी रेट रहता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेपो रेट, वही रेपो रेट को डिटरमिन कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. उस रेपो रेट को कौन डिटरमिन करता है,
मॉनेटरी पॉलिसी कम की। सेकेंड, इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड द कोर इन्फ्लेशन। तो ये नहीं है, ये जो 4 ± 2% की बात कर रही है, ये कौन सा इन्फ्लेशन है, राइट? कौन सा WPI है या CPI है? CPI में भी कौन सा वेरिएंट ऑफ CPI है, राइट? CPI एग्रीकल्चरल, लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक्सेट्रा, कौन सा है? तो यहाँ पे जो ये 4 ± 2% है, दैट इज CPI कंबाइंड, राइट? ये CPI कंबाइंड की वैल्यू है। तो ये कोर इन्फ्लेशन नहीं है, यहाँ पे अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन, राइट? हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है? तो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। सो नो, फ्रॉम बोथ की जगह यहाँ पे नन, नीदर वन नॉर टू, नीदर वन नॉर टू, ठीक है? नीदर वन नॉर टू, तो नन हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट हियर, ठीक है? So these were the important MCQs related with the economy. All right. So just write in the comment box ki how many questions you have got correct, and I will see you in the next video. Thank you, everyone.